होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड ऑल्सो आई होप आप लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया होगा बिजनेस स्टडीज का. So we are heading towards to the part B of business in which we will be studying about the finance. तो बिना फाइनेंस के बिजनेस तो आधा अधूरा है ना. बिजनेस बिना फाइनेंस के तो हो ही नहीं सकता. हमें पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, ठीक है. हर जगह पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपके बिजनेस में पैसा ही नहीं है तो आपका बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल सकता है, ठीक है. आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है. क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, इवेंचुअली आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में जितना भी फाइनेंस है उसको मैनेज करना, ठीक है, कि वो हमें कहां पे लगाना है, कहां से पैसा लेके आना है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही मतलब होता है, एक ही मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस. सबसे पहले हम रिसोर्सेस को एक्वायर करते हैं, ठीक है. प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना रिसोर्सेस का, ठीक है. उनको जगह जगह एलोकेट करना कि भैया यहाँ पे इतना पैसा लगना है, यहाँ पे इतना पैसा लगना है, ताकि रिसोर्सेस वेस्ट ना हो और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले चीजों का, ठीक है. समझ में आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि व्यापार में पैसों का मैनेजमेंट करना बेसिकली, ठीक है. तो व्यापार में पैसों का मैनेजमेंट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज होती है, ठीक है. और अगर ये कहीं पे गलत हो गया तो अपनी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, मतलब कि एलोकेशन होना चाहिए सबका, ठीक है. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस, ठीक है. बिजनेस के स्मूथ फ्लो के लिए, ठीक है. कभी भी एसेट खराब हो गई तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है. फिर टू फेस कंपटीशन इन द मार्केट में कंपटीशन बेटर तरीके से फेस करने के लिए, ठीक है. तो इन सब चीजों के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस में. क्यों समझो, प्रॉपर स्मूथ रनिंग के लिए कि वर्किंग कैपिटल हमारा मीट हो जाए, जो डे टू डे के ट्रांजैक्शंस है, जो डे टू डे के रिक्वायरमेंट है, वो मीट हो जाए, ठीक है. दूसरी चीज, मशीन खराब हो गई तो रिपेयर रिप्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है. तीसरी चीज, कंपटीशन बेटर तरीके से फेस कर पाए, मान लो, और रेसेशन और डिप्रेशन पीरियड बिजनेस साइकिल के फेस कर पाए अच्छे से. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिजनेस अपना पूरे 12 महीने चलता है, कभी सारग आती है, कभी नॉर्मल डिप्रेशन टाइप का पीरियड चलता है, ठीक है. तो ये सारी चीजें, तो वहां पे उस टाइम पे उस साइकिल में हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है. अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ती है? क्यों पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो सबसे पहला मेजर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, क्लियर है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, ठीक है. फिर मीटिंग कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर, कमिटमेंट्स को मीट करना पड़ता है क्रेडिटर्स के साथ कि भाई हमने किसी को वादा किया था कि हम आपको इस टाइम पे पैसे दे देंगे, तो हमें क्यों नहीं देना है, हमें देना चाहिए. और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कैश बिजनेस में रखने के लिए. ये ऑब्जेक्टिव्स होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. क्यों करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सबसे पहले तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है कि नहीं कमाना, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है. फिर अपन ने किसी को जबान दे दी, कमिटमेंट दे दी कि भाई हम आपको इस टाइम पे पैसे दे देंगे, तो उसको दे देने चाहिए उस टाइम पे पैसे, ठीक है. तो उसके पैसे निकाल के रखना चाहिए. तीसरी चीज क्या होती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना. और चौथा लिक्विडिटी रखना, लिक्विडिटी मतलब कैश रखना. क्लियर है? ये होता है क्या? ओवरव्यू, पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है.
वो सब तो ठीक है दीदी यार, लेकिन पैसा आएगा कहां से यार? ठीक है, पैसा कहां से आएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमने डिस्कस ही नहीं करी। पैसा आता है, दो फंड्स होते हैं, एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। ठीक है, तो ओनर्स फंड मतलब कि जो ओनर अपना खुद का पैसा लगाता है या शेयर्स से इशू करता है। ठीक है, बोरोड फंड का मतलब होता है जो कहीं से हम लोग मांग के लगाते हैं। ठीक है, तो अब एक फाइनेंस मैनेजर को ना काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल डिसीजंस होते हैं वो। ठीक है, तो देयर आर 3 डिसीजंस which are taken by the finance manager. फाइनेंस मैनेजर 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लिख नहीं रहा है इससे, चलो कोई निकाल इसमें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, और होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो एक फाइनेंस मैनेजर को he has to take very crucial decisions। ठीक है, तो उसको कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो दीदी अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? एक फाइनेंस मैनेजर को बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी को कहां कहां इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इन्वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है, क्योंकि अपन एक बार अपने बिजनेस में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो वापस आना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि गलत ट्रेन पे जितनी ज्यादा दूर तक जाओगे वापस आने का किराया उतना महंगा हो जाएगा। बहुत डीप चली गई बात। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि फाइनेंस मैनेजर को बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई पैसा है इतना सारा जाएगा एक साथ, तो कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। ठीक है, समझ आया? तो इसके फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले समझो, इंपॉर्टेंस देख लो क्या है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये दिस इज अ डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन होता है। ये इर्रेवोकेबल होता है। इर्रेवोकेबल का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है। ठीक है, इर्रेवोकेबल मतलब एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो अब हम इसको वापस नहीं ला सकते, पैसे को वापस नहीं ला सकते, रिस्क इन्वॉल्व होती है, रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, और ह्यूज फंड इन्वॉल्व होते हैं, छोटे मोटे पैसों में नहीं डील करते हैं। ठीक है, बड़े पैसों में डील करते हैं। ये इसके फीचर्स मान लो, इंपॉर्टेंट मान लो। एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो अब हम इसको वापस नहीं ला सकते, पैसे को वापस नहीं ला सकते, रिस्क इन्वॉल्व होती है, रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, और ह्यूज फंड इन्वॉल्व होते हैं, छोटे मोटे पैसों में नहीं डील करते हैं। ठीक है, बड़े पैसों में डील करते हैं। ये इसके फीचर्स मान लो, इंपॉर्टेंट मान लो, या इसके मतलब कुछ भी मान लो। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ये पॉइंट्स हैं दैट इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होएगी इससे। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नजर में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है इर्रेवोकेबल होता है। इर्रेवोकेबल का मतलब है एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम वापस से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि बहुत अनसर्टेन होता है। एंड द फोर्थ थिंग इज ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वैसे भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन कौन से देखेंगे भाई इसमें? हम देखेंगे इसमें कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लो वी हैव 3 different ideas, we have 3 different projects in which we can invest। ठीक है, 3 different हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले तीनों प्रोजेक्ट के क्या देखेंगे? कैश फ्लो। क्या देखेंगे? कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि कितना कैश का आदान प्रदान हो रहा है बिजनेस में। देखो समझो, बिजनेस में जितना ज्यादा आदान प्रदान कैश का होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस चलता है, तो वी नीड टू लुक आफ्टर द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो पहला फैक्टर अफेक्ट क्या करता है? कैश फ्लो। ठीक है, सबसे पहले हम कैश फ्लो देखेंगे, जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा कैश फ्लो होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज होती है हमारी, बिजनेस में फाइनेंस मैनेजर देखता है
कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या हो रहा है तीनों प्रोजेक्ट में। मान लो ABC 3 प्रोजेक्ट है हमारे फाइनेंस मैनेजर के पास, तो फाइनेंस मैनेजर तो ये देखेगा ना कि हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे रॉ मटेरियल्स हमें इजीली अवेलेबल हो, जहां पे लेबर हमें चीप मिले, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम जहां पे हमें ज्यादा महंगी लेबर मिले, हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल ना हो, पावर नहीं मिले, वहां तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जिसमें हमें सबसे पहले देख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है, हमारे को पैसा कहां सही पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखते हैं पहले, फिर सॉरी फिर क्या आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम ये देखेंगे तीनों प्रोजेक्ट में से, मान लो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न ऑन, एक रैशनल जो बंदा होता है, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, वो यही सोचता है कि भाई अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, ये देखना पड़ेगा ही। तो जिसमें सबसे ज्यादा ये तीनों चीजें फुलफिल होंगी तो हम वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर है, समझ आया इतना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत ज्यादा क्रूशियल डिसीजन होता है क्योंकि इट इज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्लियर है, इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, मतलब कि हम अपने कैपिटल को बजट कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी के कैपिटल को, हम अपने बिजनेस के कैपिटल को बजट कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने बिजनेस की पूंजी को बजट कर रहे हैं कि हम इतना पैसा लॉन्ग टर्म की एसेट्स में लगा सकते हैं। क्लियर है, हम इतना पैसा पूंजी के तौर पे लगा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ एक चीज नहीं होती है पूंजी, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है। पूंजी के अलावा हमारे को वर्किंग कैपिटल भी होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर है, हम पूरा पैसा पूंजी में नहीं फंसा सकते, बिकॉज हमको सैलरी भी देनी पड़ेगी, हमको वेजेस भी देनी पड़ेगी, हमको वर्किंग कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, तो हम फिक्स्ड में पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया। अब दूसरा डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, इसमें हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखते हैं कि हमें कहां से फाइनेंस सस्ता मिल रहा है, या तो ओनर फंड लेंगे या हम बोरोड फंड लेंगे, ठीक है, या हम ओनर का फंड लेंगे, हम बोरोड फंड लेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो समझो। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि बिजनेस में जो पैसा हम यूज करेंगे वो कहां से लेके आएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। पैसा लाना है तो कहां से, किस सोर्स से लेके आए, ओनर फंड से या बोरोड फंड से। तो ओनर फंड का मतलब होता है वो पैसा जो हम खुद का पैसा लगा रहे हो। बोरोड फंड का भी मैंने बताया था कि कहीं से मांग के लगा दिया पैसा बिजनेस में, ठीक है। अब हमें ये देखना है फैक्टर्स, ठीक है। देखो, अगर बिजनेस का कैश फ्लो अच्छा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हम देखेंगे हमारे बिजनेस का अगर कैश फ्लो अच्छा है, क्योंकि बोरोड फंड अपने साथ लेके आता है ब्याज, ठीक है, क्या ब्याज, और ब्याज हमें पे करना पड़ेगा और ये बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो अगर कैश का आदान प्रदान बिजनेस में अच्छा होता है तभी हम बोरोड फंड देखेंगे, अदरवाइज हम ओनर्स फंड ही लेंगे। दूसरा, कॉस्ट। हम ये देखेंगे कि हमें कितने का बोरोड फंड पड़ रहा है। अगर हमें सस्ता पड़ जाएगा बोरोड फंड तो हम बोरोड फंड लेंगे, अदरवाइज हम ओनर्स फंड ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो अंडरराइटर्स को हम देते हैं, ठीक है। मान लो हमें बोरोड फंड उठाना है कहीं से, ठीक है। अब हमने किसी दलाल से बोल दिया, बीच के मैनेजर मीडिएटर्स से, ठीक है, इंटरमीडिएटरी बॉडीज से, कि हमें भाई बोरोड फंड दिलवाओ, ठीक है। तो अब वो बहुत ज्यादा अगर पैसा ले लेंगे आपसे तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। खैर ये शेयर्स इशू करने में भी लगती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा किसमें कम लग रही है तो हम वहां से फंड उठाएं, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स को अपना पूरा कंट्रोल खुद ही रखना है अपने पास तो वो क्या रखेंगे, तो वो बोरोड फंड रखेंगे। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स अपने पास पूरा कंट्रोल नहीं रखना चाहते हैं तो वो ओनर्स फंड लगा लेंगे। क्लियर है। इफ शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन देयर फुल कंट्रोल इन द बिजनेस देन दे विल प्रेफर बोरोड फंड। क्लियर है, समझ आया। क्यों बोरोड फंड उठाएंगे, क्योंकि इससे पता रहेगा कि सबके पास इतने सब लोग इतने ओनर्स है कंपनी के, तो सबके पास इतने राइट है। अब मान लो मैंने कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, ठीक है, मैंने बिजनेस में बहुत पैसा लगा, तो मैं क्यों किसी की सुनूंगी, समझ में आई। तो इसीलिए वो बोरोड फंड लगाते हैं कि भाई तुम सबका जितना पैसा है, जितने राइट्स है तुम लोगों के पास, वो सब ठीक है, बट हम बाहर से पैसा लेके आएंगे ताकि सबके कोई भी ग्रीवियंसेस ना हो, ठीक है। और हमें मार्केट देखना पड़ता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, शेयर मार्केट कंसीडरेशंस।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई अगर बहुत बूम पीरियड चल रहा है, अच्छा पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो हम उस तरीके से फाइनेंस अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? बोरो के पास। ठीक है, क्लियर है? ये था आपका फाइनेंसिंग। अब आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है? अब अपन ने इन्वेस्ट कर दिया, सोर्स भी हो गया फाइनेंस, अब अपन को डिविडेंड मतलब कि जो पैसा आ गया है, अब उसको कैसे देना है, लोगों को कैसे बांटना है, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है बेसिकली जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, वो किस किस तरीके से बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इसमें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा आदान प्रदान चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे। बट अगर कंपनी में नहीं आ रहा है अच्छा खासा कैश फ्लो, तो आप लो रेट ऑफ डिविडेंड ही दोगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनको अपनी रेप्यूटेशन फिक्स करनी रहती है मार्केट में कि हाँ हम एक रेप्यूटेड कंपनी है और रेप्यूटेशन बना के रखनी है, तो वो एक डिविडेंड स्टेबल कर देते कि हर साल हम आपको इतना डिविडेंड देंगे देंगे। ठीक है, समझ आया? इतना बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं ये, जो मार्केट में अपना नाम जिनका हो जाता है, वो करती हैं कि हर साल हम इतना डिविडेंड देंगे, ताकि लोगों को फेथ रहे कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। ठीक है, टैक्स, अगर कंपनी को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है तो वो डिविडेंड कम डिक्लेयर करेंगी, लेकिन अगर कम टैक्स पे करना पड़ता है तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेंगी। इन शॉर्ट, अगर कंपनी का खर्चा, अगर कंपनी के पास खर्चा कम है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, लेकिन कंपनी के पास खर्चा बहुत है तो वो कम रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। समझो, कंपनी के पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं कि उन्हें अभी बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, पैसे लगाने, ठीक है, पैसे लगाने, तो वो क्या करेंगे? वो कम रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे क्योंकि उनको पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी इसमें ना कैपिटल स्ट्रक्चर भी आने वाला है और आपका वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल भी आना है, तो अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसको भी खत्म करें। सो अभी इन दिस वीडियो हमको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने अभी पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, 3 डिसीजंस। अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जल्दी से बता देती हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है रेशियो ऑफ डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट तुम लोगों ने अगर ये अकाउंट्स पढ़ ली होगी, जिसने भी पढ़ ली है, तो अकाउंट्स अगर पढ़ी होगी तो डेब्ट अपॉन इक्विटी नहीं करते हैं। डेब्ट मतलब हम बोरोइंग कितना कर रहे हैं, ठीक है, बोरोइंग कितनी होनी चाहिए हमारी, और इक्विटी मतलब ओनर्स फंड कितना होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी पूंजी बिजनेस में कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस में हमारी पूंजी कैसी हो, तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यही देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारी पूंजी कैसी होनी चाहिए, कितनी खुद का पैसा होना चाहिए, कितनी बोरोइंग होनी चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ आपको यही बताता है कि कितनी डेब्ट होनी चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए। आइडियली ये रेशियो 2:1 का होता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि 2:1, मतलब कि अगर 1 लाख आपका खुद का फंड लगा हुआ है तो 2 लाख आपका डेट है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाता है कि आपकी कितनी, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली बताता है कि आपका कितना डेट होना चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए कंपनी में। ठीक है, अब हम फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे इसको देखो। सबसे पहले कैश फ्लो। कैश फ्लो सारी चीजों में बहुत अफेक्ट करता है। अगर आपके बिजनेस में अच्छा खासा कैश फ्लो है, विच मीन्स कैश का आदान प्रदान बहुत अच्छा है, इसका मतलब होता है कि आप अच्छा खासा बोरोड फंड यानी कि डेट ले सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा लोगों को देने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। क्योंकि आप कभी भी किसी से भी उधार पैसा लेते हो, वेदर फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेदर फ्रॉम एनी कॉमर्शियल बैंक, वेदर फ्रॉम एनी रिलेटिव्स, ठीक है, आपको हमेशा ब्याज देना पड़ता है। तो कैश फ्लो अगर अच्छा चलेगा बिजनेस का तो आप ब्याज अच्छे से दे पाओगे, विच मीन्स आदान प्रदान बिजनेस में पैसे का अच्छा है, तो पैसे की कमी नहीं है, तो हम आराम से दे सकते हैं जिनका भी पैसा लिया है हमने। समझ में आया? दूसरी चीज होती है आपकी कितने रुपए में मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ द फाइनेंस, कितने रुपए में। अगर डेब्ट हमें सस्ती मिल रही है तो हम डेट ले लेंगे, अगर इक्विटी में हमें
सस्ते में पैसा मिल रहा है तो हम इक्विटी प्रेफर करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, शेयर कंसिडरेशंस। अब समझो, अगर शेयर होल्डर्स को अपना पूरा पूरा कंट्रोल रिटेन करना है बिजनेस में तो वो डेट ज्यादा लेंगे, ठीक है, डेट ज्यादा लेंगे। लेकिन अगर उनको पूरा कंट्रोल नहीं करना है बिजनेस में तो वो इक्विटी ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। रिस्क समझो, बोरोड फंड के साथ रिस्क बहुत आती है कंपनी में, बोरोड फंड के साथ रिस्क बहुत ज्यादा आती है कंपनी में, बट ओनर्स फंड के साथ कुछ ज्यादा ऐसी रिस्क नहीं होती है। देखो बिजनेस है तो रिस्क है, बट बोरोड फंड में क्योंकि हम दूसरे का पैसा यूज कर रहे हैं तो बहुत रिस्क रहती है भाई, ठीक है, बट ओनर्स फंड में देयर इज नो सच रिस्क, ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा, मेन पॉइंट जो आता है वो आता है कि इंडिपेंडेंस हमारी खत्म हो जाती है। अगर हम बोरोड फंड लेते हैं तो हमें सारी चीजें बतानी पड़ेगी, लीगली हम अबाइड हो जाएंगे। जिस बंदे से हमने, जिस इंस्टीट्यूशन से हमने कुछ पैसा बोरो किया है, कुछ पैसा लिया हुआ है अपनी कंपनी में लगाने के लिए, तो हम उसके लिए बंध जाएंगे कि हमें उसको सारी बातें बतानी पड़ेंगी अपनी, वो हमारे बिजनेस के डिसीजंस लेगा फिर, समझ में आया। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जो कि इक्विटी के साथ नहीं है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हैं, वैसे तो वो पेपर में आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी उसके लिए, तो हम वो क्वेश्चंस भी सीख लेंगे। वैसे अभी दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, डेट इक्विटी वाले, तो उस पर इतना ज्यादा अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा कैपिटल के दो टाइप्स, ठीक है, कैपिटल के दो टाइप्स। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। चलो, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल विच रिमेन फिक्स्ड इन द बिजनेस। वो कैपिटल जो बिजनेस में फिक्स्ड है उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक फूड ट्रक खोलना है, ठीक है, हमें एक फूड ट्रक खोलना है, अपन लोग मोमोज लगाएंगे, ठीक है, हम लोगों ने एक फूड ट्रक खोलना है, तो हमें ट्रक अगर हमने खरीद लिया, अगर हमने ट्रक खरीद लिया वो क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। हमने अगर मशीन्स खरीद ली, ट्रक खरीद लिया, मान लो हमने सारी यूटेंसिल्स खरीद लिए, हमने सारी मशीनरीज खरीद ली, ठीक है, ये क्या है? हमारा फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स है ना। ट्रक आ गया हमारा 5-6 लाख में, मतलब छोटा ट्रक, तो बड़ा ट्रक नहीं, छोटा ट्रक आ गया, हमारी गाड़ी आ गई 5-6 लाख में, ठीक है। यूटेंसिल्स आ गए हमारे 1-2 लाख के, मशीनरी आ गई हमारी 3-4 लाख की, तो क्या फिक्स्ड कैपिटल है। दिस कैपिटल कैन नॉट बी चेंज विद द वेरिएबल, द कैपिटल विच रिमेन फिक्स्ड इन द बिजनेस। वो कैपिटल जो फिक्स्ड है बिजनेस में, ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। भाई ट्रक एक बार ले लिया, अब हम चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई। हमने कटलरी एक बार ले लिया, अभी हम चेंज करेंगे? हम नहीं करेंगे बहुत टाइम तक। मशीनरी ले ली, जब तक खराब नहीं होगी तब तक हम चेंज नहीं करेंगे, समझ में आया। चलो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ऐसा कैपिटल जो बिजनेस में हमें डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। जो दिन का, डे टू डे का खर्चा होता है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी होता है। मतलब कि अब फूड ट्रक पे लोग आए, ठीक है, लोग आ रहे हैं, तो मोमोज है तो मैदा भी चाहिए, ठीक है, ऑयल भी चाहिए हमें, स्टीमर के लिए पानी वानी सब, फ्यूल चाहिए हमें, ठीक है। तो समझ में आया। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि डेली की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो पैसा हमें चाहिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, सब्जियां चाहिए हमें, पनीर चाहिए हमें, सॉसेस चाहिए हमें, तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी? वर्किंग कैपिटल में। समझ में आया। ये सारी चीजें कहाँ पे काउंट होंगी? वर्किंग कैपिटल पे। जो ट्रक है वो फिक्स्ड है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो वर्किंग कैपिटल है। समझ में आया। ये होता है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो टोटल एसेट्स होती है हमारे पास। टोटल एसेट्स मतलब कि टोटल करंट एसेट्स होती है, मतलब कि बिल रिसीवेबल हो गया, ठीक है, हमारे पास डेटर्स हो गए, ठीक है, ये सब होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो वो नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हम सबको मालूम है, वो एसेट्स जो एक साल में हमें पैसा देती है वो होती है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज वो होती है जिनको एक साल में हमें पे ऑफ करना होता है। क्लियर है? अब ये देखो इनके फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो फिक्स्ड कैपिटल, सबसे पहले बिजनेस अगर छोटा है तो छोटा वर्किंग कैपिटल, सॉरी छोटा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो ह्यूज फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अगर हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए। ठीक है। अगर हमारी बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं आगे चल के तो हमें फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए रहेगा। अगर नहीं है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे जाके तो हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए रहेगा। क्लियर है? अगर सीजन एंड वेदर, अगर सीजन मेरा आने वाला है तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा भाई, क्योंकि लगाना पड़ेगा पैसा। ठीक है। और अगर सीजन नहीं है तो हमें कम फिक्स्ड कैपिटल में भी काम हो जाएगा। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो डे टू डे में, तो अगर मान लो हम अगर रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। वही हम अगर हमारी इंडस्ट्री है बड़ी, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि सैलरी भी देनी है, लोगों की वेजेस भी देनी है, रॉ मटेरियल का भी खर्चा देना है, बहुत सारा खर्चा देना है। ठीक है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। सीजनल काम है, ठीक है, मान लो मार्केट का डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, एकदम नीचे वाला पीरियड, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो अपन साल भर कर रहे हैं तो तब वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है कि फिक्स्ड कैपिटल कहाँ कहाँ चाहिए, वर्किंग कैपिटल, दोनों के फैक्टर सेम होते हैं बट चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। अगर हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर हम लो स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझ में? अगर हमारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है तो हम वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब हम एक ट्रक खोले, अभी हम बहुत सारे ट्रक खोल लेंगे मोमोज के, तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल बहुत सारा लगेगा। समझ आया? तो थोड़ा एंटरप्रेन्योर बन के सोचो, मोमोज मत सोचना, बट कोई नई चीजें सोचो जो कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जो चीजें नहीं समझ में आती है, और इंस्टाग्राम पे पूछ लेना जस्ट इन केस इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। आई एम वेरी एक्टिव ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो कर देना, जाके बता देना मुझे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बस याद कर लेना। ठीक है, बाय।